लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था आत्मनिर्भर भारत अभियान तक, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, एमएसएमईज, माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, एनर्जी, सोशल सेक्टर, इन सब के लिए कुछ ना कुछ दिया है गवर्नमेंट ने। काफी पैसा दिया। मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड, और उसकी स्लाइड्स भी शेयर करी थी, और मैंने आपको बोला था कि गो थ्रू दैट वीडियो, ठीक है, एंड ऑल्सो रीड दो स्लाइड्स, ठीक है। तो आपने पढ़ी होंगी स्लाइड्स और आपने वीडियो भी देखा होगा, तो आपको समझ आ गया होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड आपका क्या है, कितने लोगों ने पढ़ी और कितने लोगों ने वीडियो देखा? सबने देख लिया वीडियो, सबने पढ़ ली वो स्लाइड्स, सबने देख लिया वीडियो आत्मनिर्भर भारत वाला? समझ आ गया उससे? काफी कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इसमें जो लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको आत्मनिर्भर भारत पैकेज क्यों दिया गया था और उसमें क्या क्या था, ठीक है। तो क्लियर है ना सबको? सबने देख लिया, ठीक है। नहीं, वो देखना है आपने, इसलिए भेजा है वो। नहीं, फिगर याद नहीं रखनी, कोई फिगर याद नहीं रखनी, फिगर कोई याद नहीं रखनी आपको, आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कुछ फिगर्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है, जो अभी मैं बताऊंगा आपको। बाकी आपको फिगर याद नहीं रखनी, आपको टू कंसेप्ट याद रखने, कितना दिया है, क्यों दिया है, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, बाकी नहीं याद रखनी। फिगर याद रखने वाली चीजें मैंने आपको बता दी है कि फिस्कल डेफिसिट वगैरह याद रखना है, कितना परसेंट जीडीपी का होता है, हेल्थ को कितना दिया है, एजुकेशन को कितना दिया है, कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है, बाकी सब याद नहीं रखना, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो आज देख लेना जाकर। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान आप उसको देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने रिवाइज डेफिनेशन देख ली थी एमएसएमई की, आपको ये याद रखनी है, ये वाला क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप दोनों का कॉमन कर दिया है, इन्वेस्टमेंट और आपका टर्नओवर बेस्ड है, ठीक है। पहले क्या होता था आपका, सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट बेस्ड था, ठीक है। अर्लियर आपका सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड था। नहीं, देखो वीडियो देख लिया तो स्लाइड्स देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो मतलब स्लाइड्स वही है सारी की सारी, आप उसका वीडियो देख लो तो आपको स्लाइड्स देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका पहले इन्वेस्टमेंट बेस्ड था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या हो गया है, अब आपका इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर दोनों में फर्क क्या होता है? अगर मुझे कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है, मान लो उसके लिए मेरे को 1 करोड़ की जरूरत है, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़। और फिर मैं वो इंडस्ट्री शुरू करके साल का कितना मेरा टर्नओवर है, कितना मैं कमा रहा हूँ। मान लो मैंने साल का प्रोडक्शन, जो मेरा टोटल वर्थ है वो आया 50 करोड़, मतलब टोटल मैंने जो प्रोड्यूस किया उनकी मनी वैल्यू आई 50 करोड़, तो मैं बोलूंगा मेरा एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ है, ठीक है। तो मतलब किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट है। फिर आप साल का कितना आपका टोटल ओवरऑल कितना कमा रहे हो आप उससे, वो आपका एनुअल टर्नओवर है, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे इनको किया जाता है। नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, ठीक है। अभी नहीं करी, रिसेंटली नहीं करी, बहुत पहले कर दी गई, ठीक है। अभी नहीं करी, बहुत पहले कर दी गई, अभी नहीं करी है, बहुत पहले। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत पहले से आपका पीएसएल में आती है, ठीक है। मैंने लिखाया भी है आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी आती है पीएसएल। अब ये आपका एमएसएमई इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपका क्या है, आपको थोड़ा सा एमएसएमई के बारे में याद रखना है। डेफिनेशन तो हमने देख ली। इनको दिया है आपका 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन और बिजनेस, ठीक है। 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन, ये डेटा आपको याद रखना है। कहीं में भी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 3 लाख आपका 3 लाख करोड़ क्या दिया आपने, कोलेटरल फ्री, दिस इज इंपॉर्टेंट, कोलेटरल फ्री लोन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और साथ में आपने 20,000 करोड़ क्या दिया है, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है कि जिनका 100 करोड़ टर्नओवर है या 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन है, नहीं, ये जरूरत नहीं। आपको सिर्फ कितना याद रखना, 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन दिया है बिजनेसेस के लिए,
और 20,000 करोड़ क्या दिया है आपका सबऑर्डिनेटेड डेट उन एमएसएमईज के लिए जिनकी जो स्ट्रेस्ड है या जिनको नए लोन नहीं मिल रहे, जिनके एनपीए बन गए, तो उनको दिया है। क्योंकि कोरोना में ऐसा ही हुआ है, आप लोन पे नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसलिए उनको, तो ये दो डेटा आपको याद रखने, 3 लाख करोड़ और ये 20,000 करोड़, ठीक है, ये दो डेटा आपको याद हो। अब ये ये वाली कंडीशन याद नहीं रखनी है कि जिसका आपका लोन आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है या 100 करोड़ है, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। याद रखना चाहो आपकी मर्जी, ये याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है जितना मैं बता रहा हूँ। कि ज्यादा याद रखने के चक्कर में जो काम की चीजें वो छूट जाती है, ठीक है। तो काम की चीजें याद रखो, बाकी चीजों को भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ आपको काम की चीजें याद रखनी जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या याद रखना है एमएसएमई में, एक फंड ऑफ फंड्स बनाया गया, ठीक है। ये याद नहीं रखना कितने करोड़ का बनाया है, कितनी वो लिक्विडिटी डालेगा, नहीं, वो नहीं। फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है, ठीक है, जो आपका एमएसएमई को हेल्प करेगा लोन में, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल टेंडर्स आपके डिसअलाउ कर दिए गए 2,200 करोड़ तक, ताकि यहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ के जो बिजनेसेस हैं, उनको टेंडर मिले, वो प्रोड्यूस करे चीजों को। 200 करोड़ तक के टेंडर किसको मिले, लोकल को। आपने उसमें पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। जैसे मान लो कल को आप में से किसी को फेमस होना हो, तो आप एक अभियान चला सकते हो, ठीक है, कि छाछ और दही और दूध पियो और ये आपकी कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है, बहिष्कार करो। जैसे रोनाल्डो ने किया, कोक को हटा के पानी, आप भी फेमस हो जाओगे, फिर पॉलिटिक्स में घुस जाओ, ठीक है। वोकल फॉर लोकल के नाम पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज वोकल फॉर लोकल। यहाँ पे फंडिंग मिले, यहाँ पे सारे के सारे टेंडर यहाँ पे मिले 200 करोड़ तक के। मैंने आपको बताया था उसके ऊपर फिर दिक्कत है, क्योंकि उसके ऊपर फिर ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो यहाँ पे हो ना हो, ठीक है। फिर आपको क्या किया है, ई मार्केट लिंकेजेस किया है, मतलब एमएसएमई अपना सामान डायरेक्टली बेच सके। अभी क्या होता है, वो अपना सामान ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन यहाँ पे जाके प्रमोट करते हैं, बेचते हैं। तो ई मार्केट लिंकेज कर दिया डायरेक्टली, आप डायरेक्टली कस्टमर और इंडस्ट्री के बीच में, क्योंकि एमएसएमई जो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उनको मार्केट में लाना या उनका प्रमोशन करना, दैट इज वेरी कॉस्टली, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो डायरेक्टली आप ई मार्केट लिंकेजेस के थ्रू, ठीक है, आप डायरेक्टली बेच सकते हो। फायदा है उससे, आपको पता ही आजकल ई कॉमर्स इतना डेवलप हो गया है। तो ऐसे ही हमने फार्मर्स के लिए किया है ई नैम। देखो टेक्नोलॉजी का फायदा तो है ही, अभी अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, देखो स्लाइड्स आप देख रहे हो, मैं लिख पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का तो फायदा है ही ना। नहीं तो ऐसा है, आप कोरोना है, कोरोना में मैं आपके पास नहीं आ सकता, आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन हम कितनी दूर बैठे हो, कितने ही लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, आप यूएस से कर सकते हो, आप इंडिया से कर सकते हो, आप नीदरलैंड से कर सकते हो, ठीक है, आप केमैन आइलैंड से कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक मनी की क्लासेस अटेंड करने के लिए केमैन वाले भी अटेंड कर सकते हैं, नीदरलैंड वाले भी अटेंड कर सकते हैं। तो दैट इज योर ई मार्केट लिंकेजेस, ठीक है। तो ई मार्केट लिंकेजेस की गई है इनके लिए। आज मेरा ऑब्जेक्टिव है बजट का जो मेन पार्ट है वो खत्म करना है, ठीक है? फिर एमएसएमई की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबऑर्डिनेटेड डेट और सीनियर डेट में क्या डिफरेंस होता है, मतलब ये नॉर्मल डेट, सीनियर डेट, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको मैं वहां उसमें समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लो। ये समझ लो कि सबऑर्डिनेटेड डेट जो होता है आपका कोलेटरल फ्री होता है, यहाँ पे ये सिक्योर्ड होता है, ठीक है। तो ये रिस्की हो जाएगा फिर सबऑर्डिनेटेड डेट। तो सबऑर्डिनेटेड और सीनियर डेट में क्या होता है, ठीक है, एक आपको टेबल के थ्रू देखते हैं इसको। इसकी आपकी लो प्रायोरिटी होती है, अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो सबऑर्डिनेटेड डेट वाले को सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा,
अगर ये वाला डेट दिया है किसी ने तो सबसे पहले ये वाला पैसा रीपे किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एमएसएमई ने पैसा लिया और वो डिफॉल्ट कर गया, और यहाँ पे मैंने पैसा लिया, मैं डिफॉल्ट कर गया, तो सबसे पहले ये पैसा इसको पे होगा। सीनियर डेट मतलब ये पैसा यहाँ पे हायर प्रायोरिटी होती है, सीनियर डेट की सबऑर्डिनेटेड डेट से ज्यादा प्रायोरिटी होती है। जैसे एक ही कंपनी से मान लो दोनों डेट लिए गए, सबऑर्डिनेटेड लिया एमएसएमई ने, मैंने सीनियर लिया किसी बैंक से, कल को हम डिफॉल्ट कर गए तो पहले ये वाला डेट पे किया जाएगा बैंक में, बाद में ये वाला, मेरी प्रॉपर्टी बेच के ये वाला पे किया जाएगा, बाद में दूसरा वाला। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड है, इसमें कोलेटरल फ्री है तो बहुत रिस्की है, कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है, कैसे पैसा रिकवर करोगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ये सिक्योर्ड है, कोलेटरल होता है यहाँ पे तो रिस्की कम है। ड्यूरिंग लिक्विडेशन इट इज पेड इन द लास्ट, सबसे लास्ट में पे किया जाता है, और ये ड्यूरिंग लिक्विडेशन इट इज पेड फर्स्ट, क्योंकि ये लास्ट में इसलिए पे किया जाता है, यहाँ पे कोई रिस्क गारंटी नहीं है कहाँ से पैसा आप लाओगे, कोलेटरल कुछ है नहीं। तो आप ऐसे समझो कि ये एक तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसएमई को दे रही है पैसा कि ठीक है लोन ये वापस कर देंगे, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब की तब देंगे, क्योंकि आपको इनको पैसा तो देना ही है। ठीक है, एमएसएमई इसका एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा आपका, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है, साथ में एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप इनको ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकते, आपको इनको पैसा देना ही पड़ेगा। तो सबऑर्डिनेटेड डेट के नाम पे थोड़ा ही दिया है, कोई ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन ये आपका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, ये भी था उसमें, वन नेशन वन राशन कार्ड में कवरिंग 83 ऑफ द पीडीएस पॉपुलेशन, 67% को देना है, 67 करोड़ पीपल, ठीक है, मतलब 67 करोड़ पीपल देना है, लेकिन हमारा टोटल 67% पॉपुलेशन को दिया जाता है। अभी इन्होंने 67 करोड़ का बोला है अगस्त तक, बाकी का बाद में कवर कर लेंगे। 67% पॉपुलेशन को हमारे को दिया जाता है, ठीक है, यानी जितनी आपकी पॉपुलेशन है 135 करोड़, उसमें से 67% को दिया जाता है। तो अभी 67 करोड़ को किया गया, अगस्त तक का बोला था, बाकी सबको कर लेंगे इसमें वन नेशन वन कार्ड में। तो वन नेशन वन कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा क्या है, नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वन नेशन वन राशन। आप कहीं पे भी रहो, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहो, आप अपना राशन विड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज अभी क्या होता है, माइग्रेंट्स जो होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये किसके लिए बेनिफिशियल है, माइग्रेंट्स के लिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस कीवर्ड, नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। ठीक है, सिर्फ ये एक वर्ड याद रखना है आपको, उससे आपका काम हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, नेशनल पोर्टेबिलिटी, where a beneficiary can access ration from any shop in any state with one card. ठीक है, that is your one nation one ration। अब आगे चलते हैं, देखो मुद्रा शिशु लोन्स, ठीक है, ये आपके लिए इतना काम का नहीं, आप क्या काम का आपके लिए मुद्रा काम का है। तो मुद्रा देखो आप, फुल फॉर्म एक तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपके पेपर में कई बार फुल फॉर्म भी पूछते हैं, पुराने पेपर उठा के देखना, फुल फॉर्म पूछी हुई है, एक बार DT डबल ए की पूछी हुई है, DT डबल ए नहीं DGCA, DGCA में ये A स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हमारा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो यही है, उस समय न्यूज में था तो आपसे पूछा, अब आप उसमें ऑप्शन दिया हुआ था एक अथॉरिटी, अथॉरिटी तो सब अधिकतर लोग अथॉरिटी लगाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है लास्ट में ए है तो दैट विल बी अथॉरिटी। तो आपको कम से कम कुछ फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है, तो वो आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आजकल कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन आप मानोगे नहीं कितने पॉइंट से रुका है, 0.28।
फाइनल सिलेक्शन किया 0.28। जबकि मेरे स्टूडेंट में सबसे ज्यादा डिजर्विंग मुझे वो लगते थे, जो मुझे नहीं लगते थे डिजर्विंग वो भी सेलेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय फिलोसफी में बहुत अच्छे नंबर आ गए थे। जिसने लिखा कुछ भी, जो हमने पढ़ाया सब कुछ वो लिख के आए, मतलब अपने मन से सब, तो उनको नंबर अच्छे मिल गए। सबको 400 प्लस मिल गए तो सेलेक्ट हो गए। इसको भी फिलोसफी में तो बहुत अच्छे नंबर 400, लेकिन एंथ्रो में ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे तो उसको एंथ्रो में सिर्फ 350 रह गए। लेकिन फिर भी और सब्जेक्ट में अच्छे थे, लेकिन इंटरव्यू में नंबर इस तरीके से दिए गए कि वो 0.28 से रह गए। उसको इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए, जबकि उसको उसका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है। तो किस्मत भी है या फिर आप लक मान लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मत सोचो कि एक नंबर हमारा कोई नहीं, अगर मेंस में ये अटेम्प्ट नहीं किया वो अटेम्प्ट नहीं किया या थोड़ा सा 2-4 नंबर थे, नहीं, एवरी नंबर काउंट्स। ठीक है। और आपको पता है ये 2016 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया। तो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट शी विल क्लियर इट। तो उसने अगला फॉर्म भरा नहीं, 18 वाला जो था, और उसके बाद अभी तक पेपर हुआ नहीं। तो ऐसे में बंदा किसमें चला जाता है? डिप्रेशन में। इसलिए आप एक ही बार मेहनत करो, निकाल लो। ठीक है। अब उसने मेहनत भी करी, नहीं निकला, तो फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। आपने नहीं पढ़ा, नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, फिर चलता है कि यार पढ़ा ही नहीं था, लेकिन आपने पढ़ा है अच्छे से तो फिर अच्छे से पढ़ो। थोड़ी सी मेहनत करो। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी, माइक्रो यूनिट। देखो वर्ड से, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट। माइक्रो यूनिट मतलब माइक्रो आपका कौन सी है? एमएसएमई। एमएस जिसमें मेन है माइक्रो वाली। एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये क्या करती है? ये आपका एमएस माइक्रो, जो आपके एंटरप्राइजेज है माइक्रो, यहाँ पे मैं स्मॉल और उनकी बात नहीं करता, सिर्फ माइक्रो। ठीक है। ये माइक्रो जो एंटरप्राइजेज है आपकी, उनको मेनली, स्मॉल को भी देता है, मीडियम को भी देता है, लेकिन मेनली बात माइक्रो की हो रही है। तो उनको क्या देता है? पैसा देता है। ये किसको देगा? ये बैंक्स को देगा। बैंक्स आगे आपके उनको देगा, एमएसएमई को। ठीक है। तो ये 2015 बजट में आया था आपका मुद्रा। ये आपकी एनबीएफसी है। एनबीएफसी कैसी है? ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग। एनडी लिखा है ना। एनबीएफसी हमने पढ़ा था, दो तरह की होती है, डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग। इट इज ए काइंड ऑफ एनबीएफसी, याद रखना। मुद्रा बैंक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है। आप जहां पे भी देखोगे आप मुद्रा बैंक लिखा हुआ देखोगे या पढ़ोगे तो मुद्रा नहीं। मुद्रा इज नॉट ए बैंक, मुद्रा इज ए एनबीएफसी विच इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग। याद रखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं कि कब अनाउंस किया गया, पुरानी हो गई। बस इसलिए दिया जाता है लोन, किसके लिए? एमएसएमई के लिए। अब इसमें काम की चीजें, 3 लोन दिए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना स्लाइड में, शिशु लोन। 3 टाइप्स ऑफ लोन होता है। एक शिशु लोन होता है, एक किशोर लोन होता है, और एक तरुण लोन होता है। ठीक है। शिशु आप जानते हो, बच्चा। ठीक है। जब आप छोटे बच्चे होते हो शिशु कहलाता है। ठीक है। तो शिशु लोन। थोड़े से बड़े होते हो तो किशोर, और थोड़े से और उससे बड़े हो जाते हो तो तरुण। ठीक है। कहते हैं ना, ये किशोर अवस्था में, ये तरुण अवस्था में, ये शिशु अवस्था में। तो शिशु लोन सबसे छोटा लोन, 50,000 तक का लोन शिशु लोन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले रहे हो आप, 50,000 से ज्यादा, 5 लाख से कम, तो आपका किशोर लोन। और 5 लाख से 10 लाख तक आपका तरुण लोन। 3 याद रखना, यानी मैक्सिमम, मिनिमम इसमें 50,000 है, और मैक्सिमम इसमें 10 लाख। ये बहुत बार स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये मुद्रा में आपको ये 3 तरह के लोन याद रखते हैं। अब ये एमएसएमई हमारा खत्म होता है, आ जाते हैं हम अपने बजट पे। ठीक है। अब हेल्थ को लेके क्या क्या बोला गया?
तो हेल्थ को लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोली गई है वो बोली गई है ये, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, नई स्कीम है तो आपको याद होनी, पता होना चाहिए क्या है स्कीम। ठीक है, अदरवाइज तो ये सारा तो वही फालतू का बोल बच्चन है, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोला गया है। ठीक है, हमारे काम की ये है। ठीक है, दूसरा काम का क्या है, हेल्थ पे इस साल कितना पैसा दिया गया है, 2.23 लाख करोड़। हेल्थ को इतना पैसा लोकेट किया गया ये 2.23 लाख करोड़, जबकि इससे पहले कितना था, सिर्फ 94,450। टारगेट क्या है हमारा, हेल्थ पे कितना आपका होना चाहिए एक्सपेंडिचर, देखो अभी तक हम सिर्फ कितना कर रहे हैं, 1.8%। 1.8, जबकि हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या बोलती है कि आपका कितना होना चाहिए, 2.5% ऑफ जीडीपी। हेल्थ पे इतना होना चाहिए जो बाकी की कंट्रीज है वो 6-7% करती है कम से कम, हम हेल्थ पे बहुत कम खर्चा करते हैं। हेल्थ पे 2.5% जीडीपी होना चाहिए, और एजुकेशन पे मिनिमम कितना होना चाहिए, 6% ऑफ जीडीपी। ये दो डेटा याद रखिएगा, जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आए तो ये चीज आप कोट कर सकते हो कि हेल्थ और एजुकेशन पे हमारा एक्सपेंडिचर कम है। हेल्थ पे अभी हमारा 1.8 और एजुकेशन पे 6 होना चाहिए, 3.5 के आसपास। ये दोनों बढ़ाने की जरूरत है। तो आपकी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो इसकी बात करती है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी इसकी बात करती है। तो आपका हेल्थ पे 2.5 होना चाहिए और उस पर आपको 6%। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं इसको, बाकी चीजें पढ़ लेते हैं इसमें। देखो, पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान, ठीक है, इन्होंने दो चीजों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और दूसरा आपका पोषण अभियान, और इनको मर्ज करके क्या बनाया है इन्होंने, मिशन पोषण 2.0। अब पोषण अभियान क्या है, इसकी मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा, पढ़ लेना, सिंपल है, आ सकता है पेपर, प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में नहीं आएगा। बहुत सारी स्कीम्स है, उनके मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, जो काम की स्कीम्स है वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनमें थोड़ा समझने वाला या नहीं है। पोषण अभियान काफी पुरानी स्कीम है। ठीक है, तो मिशन पोषण 2.0 लॉन्च करेंगे। ठीक है, अभी उसका क्या वो है, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव भी अभी क्लियर नहीं है, जैसे ही होगा मैं आपको भेज दूंगा। तो आपको ये पोषण अभियान पढ़ लेना पुराना वाला, क्या था, सिंपल है, थोड़ा कुछ से भी कुछ पढ़ो। ठीक है, और आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए सपोर्ट देंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसके अंडर खुले गए, आयुष्मान भारत के अंडर। आयुष्मान भारत क्या है आपकी, आयुष्मान भारत आपकी, हमारी आप समझ लो कि आयुष्मान भारत सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत। ये तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तो अब आई है, उससे पहले आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट है, पीएससी, सेकंड नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। एनएचपीएस, ये इसकी फुल फॉर्म है, प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, मैंने कश्मीर में देखा था, काफी अच्छे खुले हुए हैं ये प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत के अंदर। ठीक है, कुपवाड़ा में देखा था, काफी अच्छा खुला है, मतलब
है पैसा किया इन्वेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी हेल्थ के लिए। प्राइमरी हेल्थ मतलब प्राइमरी हेल्थ नॉर्मल आपका चेकअप, ठीक है, आपका डाइटिंग का, ठीक है, मैटरनल हेल्थ, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए आप जा सकते हो, प्राइमरी हेल्थ चेकअप वगैरह, फीवर वगैरह हो गया उसके लिए। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए आप किस में जाओगे? उसके लिए आपको यहाँ पे बीमा दिया गया है, इंश्योरेंस, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी में आपको एडमिट होना पड़ सकता है, बीमारी बढ़ी हो गई उसके लिए। तो ये प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने कितने खोलने हैं? 1.5 लाख। ये टारगेट था आपका आयुष्मान भारत, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोल दिए गए। इनका अब आपको क्या करना है? इनको सपोर्ट देना है, तो उसका उसके लिए पैसा दिया गया है, ठीक है। जो बना दिया उनको भी तो आपको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? 10 करोड़ फैमिली को 5 लाख का बीमा दिया है। और ये माना है कि हर फैमिली में 5 लोग हैं। टोटल 50 करोड़ पीपल को दिया है। कितने का बीमा? 5 लाख का। अगर आपको कोई ज्यादा बीमारी हो जाती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में, जो इसमें दिए गए जितने भी हॉस्पिटल लिस्ट दी जाती है, एडमिट हो जाओ, 5 लाख का तक का खर्चा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसलिए इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी आपकी इंश्योरेंस स्कीम बोली जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। 50 करोड़ लोगों को दिया है आपको, और मिलता है। मैंने काफी लोगों को देखा है आयुष्मान भारत में अपना इलाज कराते हुए, ये 5 लाख का जो इंश्योरेंस है। इस स्कीम ने क्या किया? इससे पहले एक स्कीम थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी स्कीम थी? राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उसमें ये कितना मिलता था? 5 लाख के बजाय 30,000 हो गए, 30,000, जो आपका इंश्योरेंस था। इसको रिप्लेस कर दिया है इसने, इस स्कीम को रिप्लेस कर दिया। अब ये स्कीम खत्म हो गई है। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना तो अब आई, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, वो भी ऐसी ही है, ठीक है। लेकिन मेन जो स्कीम है वो आपकी आयुष्मान भारत, ठीक है। तो आयुष्मान भारत में आपको इतना याद रखना है पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो मेंस में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कोट दिस। प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कभी दिखे तो उसको जाके अंदर से देख के आना, वहाँ पे अच्छा है, काफी अच्छा होता है पीएससी। अभी जो आपको वैक्सीन वगैरह भी लग रही है वो ज्यादातर इन्हीं पे लग रही है, पीएससी पे। तो प्राइमरी, क्योंकि आप एडमिट होने के लिए सेकेंडरी या टर्शियरी में जाओगे, मेनली तो आप प्राइमरी देखो, सबसे जरूरी होती है प्राइमरी हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन। किसी भी इकोनॉमी के ये आपके पोल है, दो, प्राइमरी हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन। नींव है ये, किसी भी कंट्री के लिए नींव है। अगर आपकी बीमारी को शुरू में रोक दिया जाए, होने से पहले ही, तो उसके लिए प्राइमरी हेल्थ आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। एक बार आप सेकेंडरी में पहुंचे, चलो यहाँ पे इलाज, टर्शियरी में पहुंच गए, आईसीयू आईसीयू वगैरह में चले गए, बीमारी आपकी एक्सट्रीम स्टेज में पहुंच गई, बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पे प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैटरनल हेल्थ चेकअप हो जाए, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट है लेडी, उसका रेगुलर चेकअप होता रहे, तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। बच्चों का रेगुलर चेकअप होता रहे, लड़कियों का रेगुलर चेकअप होता रहे, आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह का पता चल जाएगा। और वो उसी तरीके से यहाँ पे ही अगर आप रोक लो बीमारी को, ऐसे प्राइमरी एजुकेशन, वहीं से आपका मेनली जो भी आपका आगे का फ्यूचर बिल्ड होने वाला वहीं से होता है। तो ये दोनों चीजें सबसे जरूरी है, प्राइमरी हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। किसी भी कंट्री के लिए कोई भी आपसे पूछे क्या दो चीजें जरूरी है, दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं नहीं, हर कोई बेनिफिट नहीं ले सकता है आयुष्मान भारत का, ठीक है, हर कोई नहीं ले सकता। जिनकी इनकम कुछ कम है, बीपीएल वाले,
और वीकर सेक्शन। हर कोई नहीं, मैं नहीं ले सकता आयुष्मान भारत, ठीक है। हटा देते हैं इसको। आप अगर जॉब में हो या आपके घर वाले जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैं आपके इसको इसकी स्लाइड्स देता, आप खुद पढ़ लेते, लेकिन मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इतना ही है आयुष्मान भारत में, इससे ज्यादा नहीं। आप विजन भी पढ़ोगे तो विजन में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है, वो काम की नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहो तो। अब आप चाहो तो अब आप विजन का मंथली पढ़ सकते हो, या फिर विजन का पीटी वाला पढ़ सकते हो, कोई भी आप पढ़ सकते हो। विजन का उठा लो, फॉरम आईएएस का उठा लो, इनसाइड का उठा लो। उसमें क्या है, फालतू की चीजें ज्यादा दी हुई होती है। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज को कट कर देना है, जो काम की नहीं उसको कट कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो उसको, ठीक है, कि इसको पढ़ना ही नहीं है। और अब आपको समझ आ जाना चाहिए कौन सी चीज को क्रॉस करना है। हाँ, वो स्टेट कर सकता है ना, स्टेट अपनी स्कीम लेके आ सकता है। जेएंडके में जैसे आपका जेएंडके को कुछ ज्यादा ही वो पैम्पर करके रखा जाता है, तो वहां पे जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, अब जैसे आपका तमिलनाडु है, ये गवर्नमेंट जो स्कीम लाती है, ये अपनी अलग से स्कीम लाके इन्होंने 100% कवरेज दे देते हैं। दैट डिपेंड फ्रॉम, दैट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो स्टेट चाहे तो किसी को भी कवर कर सकते हैं, कि जैसे अब राजस्थान है, राजस्थान में भामाशाह योजना चलती है, जिसमें आपका फ्री इलाज होता है, लेकिन उसमें सब कवर नहीं है, सबको कवर नहीं किया गया। उसमें बीपीएल को और जिनकी इनकम कुछ कम है, मतलब एक लिमिट लगाएगी। तो आपकी सेहत में अगर सबको कवर किया गया है, तो वो दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, ठीक है। सेंटर भी उसी तरीके से करती है, ठीक है, क्लियर। हाँ, हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। सेंटर का आयुष्मान भारत है, उसने आयुष्मान भारत चलाया। अब कोई स्टेट अपनी चला के, कोई भी स्कीम चला के वो अपने हिसाब से, सेंटर ने पीएम किसान चलाया, तो आपका कोई कालिया स्कीम चला रहा है, ठीक है, कोई दूसरी स्कीम चला रहा है, वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। वो भी हम देखेंगे आगे, कालिया स्कीम वगैरह का क्या सीन। स्टेट्स का एग्रीकल्चर भी आपका स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मैंने आपको सेंटर का बताया कि सेंटर ने क्या बताया, मुझे स्टेट से मतलब नहीं है भाई, मुझे इंडिया से मतलब है, स्टेट्स का मुझे क्या करना है। कभी मैं राजस्थान में पैदा हुआ, ठीक है, मैं कहाँ पढ़ा, ठीक है, बाहर जाके मैं पढ़ा, ठीक है, राजस्थान में पैदा हुआ, अहमदाबाद रहा मैं, गुजरात में। गुजरात के बाद मैं जेएंडके आ गया, जेएंडके के बाद मैं महाराष्ट्र आ गया, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद मैं कहा जाऊँ। राजस्थान में भामाशाह भी है, ठीक है, भामाशाह भी है, चिरंजीवी भी, राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं, ठीक है, नाम चेंज होता रहता है, कुछ उसमें नई स्कीम्स आती रहती है, ठीक है। मेन जो चलती थी, हाँ, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, भामाशाह आपकी वसुंधरा राजे के टाइम चलती थी। मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो मेरे कुछ हैं गांव में, कुछ जानकार हैं जो इसमें आते हैं, मतलब गांव में, तो आप गांव में जाओगे तो गांव में तो सब गरीब है, ठीक है, तो वो वाली बात है। गांव में सारे गरीब हैं, तो आप जाओगे तो वो सब भामाशाह में आते हैं। मैंने खुद इलाज कराया 2-3 लोगों का, भामाशाह कार्ड बना हुआ होता है, उस कार्ड के हिसाब से आप एडमिट हो जाते हो, तो आपका कोई पैसा नहीं लगता। एसएमएस हॉस्पिटल है वहाँ पे, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल काफी फेमस है। हाँ, वही तो मैंने बोला ना, जेएंडके में सेहत जो है आपकी, वो पैम्पर करने के लिए सबको दी गई है। जेएंडके को कुछ ज्यादा ही पैम्पर करके रखा होता है, ठीक है, क्योंकि किस बच्चे को आप ज्यादा पैम्पर करते हो, जो या तो जो सबसे ज्यादा उछलता है, जो हर तरह से आपको परेशान करता है, तो आपको पता है जेएंडके को पैम्पर करके रखना पड़ेगा, बॉर्डर स्टेट है, ठीक है। आपने 370 भी हटा दिया वहां से, ठीक है, आपने स्टेटहुड खत्म कर दिया उसका, ठीक है, चलो भाई, ये फालतू की पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते हैं। आप अपने स्टेट की स्कीम्स आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है ना, वो आपको खुद पढ़ना है। आपको जे एंड के की इकोनॉमी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी खुद पढ़नी है, इतना सा होता है। आपकी स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, वो पढ़ लो। आपका हिस्ट्री है जो जेएंडके का, वो पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ये तो आपको आनी चाहिए, पॉलिटी वहां की।
पॉलिटी तो खैर वही है आपका, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सेंटर और स्टेट, ठीक है, तो वो आपको खुद से पढ़ना है। तो अगर कोई स्कीम आपकी है जिसको सेंटर ने चलाया, उसको एक्सटेंड करता है वो, जैसे आपका पीडीएस वाली स्कीम है, अभी हम बात कर रहे थे फूड सिक्योरिटी एक्ट पीडीएस, उसमें 67% पॉपुलेशन को देना है, और उसमें सिर्फ आपको क्या देना है, राइस, व्हीट एंड योर कोर्स ग्रेन। कई स्टेट ऐसे हैं जो 100% देते हैं पीडीएस सबको, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, तमिलनाडु हो गया। फिर उसमें वो क्या देते हैं, पल्सेस भी देते हैं, ऑयल भी देते हैं कई जगहों पे, कई जगहों पे एग भी देते हैं प्रोटीन के लिए। दैट डिपेंड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो जो स्टेट लिस्ट में है या जो कॉन्कुरेंट लिस्ट में है उस पर सेंटर बना कुछ बना रहा है, अगर सेंट्रल लो तो स्टेट आर फ्री टू मॉडिफाई इट, टू एक्सटेंड इट टू अदर बेनिफिशियरीज, क्योंकि स्टेट को स्टेट में इलेक्शन लड़ना है, उसको वहां पे वोट चाहिए। स्कीम्स इतनी क्यों चलाई जाती है, टू पैसिफाई द पीपल, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो उसी हिसाब से देखेगी, ठीक है। तो ये आपकी स्कीम्स जो है सेंटर ने कुछ भी चलाई तो स्टेट आर फ्री टू एक्सटेंड इट, टू मॉडिफाई इट इफ इट फॉल्स इन स्टेट और कॉन्करेंट इलेक्शन, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, चलो आगे चलते हैं। डाउट्स जो हो क्लास के बाद पूछना, इसको खत्म करते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपको समझा दिया क्या होता है, पोषण अभियान आप खुद से पढ़ लेना। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स जहाँ पे सारे आपके चेकअप हो सके, ठीक है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है, अभी कोरोना के बाद ये सब चीजें बनाने लगेंगे, ठीक है। एनसीडीसी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है। एनसीडीसी क्या होता है आगे देखते हैं अभी, ठीक है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल को क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, जहाँ पे आप ऑनलाइन सब कुछ चीजें देख सकते हो, ऑनलाइन टेस्टिंग वगैरह करवा सकते हो, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी किसी से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी आपकी ये, और दूसरा ये जो बिल है आपका, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल, जब आएगा इसमें क्या होगा वो हम तब तब देखेंगे, या फिर आपको मैं भेज दूंगा, और अगर उससे पहले नहीं आया तो फिर आप उससे पढ़ लो। वैसे ये पेपर में नहीं पूछेगा क्योंकि अभी ये क्या है, नेसेंट स्टेज में, अभी बना नहीं है। जब तक ये एक्ट नहीं बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इट इज इन नेसेंट स्टेज, तभी भी आपसे बिल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो बिल आपका न्यूज में है उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जब वो बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा या उससे कोई बॉडी बन जाएगा, क्योंकि बिल में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल हुए तो वो पूछ सकता है, जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में, ठीक है। जैसे आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये अभी तक पास नहीं हुआ लेकिन यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि इट वाज इन न्यूज फॉर दी होल 1 ईयर। तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अदरवाइज लॉजिक क्या है, बिल जो चल रहा है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जब तक वो पास नहीं हो जाता, जब तक वो एक्ट नहीं बन जाता, तब तक उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्योंकि जीएसटी जब चल रहा था न्यूज में, तो उसमें जो सारी चीजें थी जब वो पास हुआ तो वो सारी चीजें खत्म हो गई, कुछ नया ही बन गया है। जैसे हम वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स की बात करते थे जीएसटी में, लेकिन 5 स्लैब्स आई, जीएसटी काउंसिल बना। जब बात कर रहे थे कुछ अलग उसके वो थे कंपोनेंट्स, कुछ अलग उसके वो थे ऑब्जेक्टिव, बाद में चेंज हो गए। ऐसे पीडीपी बिल आपका बहुत डिस्कशन चल रहा है, अभी तक पास नहीं हुआ है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। जब पास होगा तो ये कुछ अलग ही फॉर्मेट में पास होगा, अभी डिस्कशन जो चल रहा है वो उसके अलग फॉर्मेट पे चल रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि बिल को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, कोई भी बिल, जब वो एक्ट बन जाएगा तब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ये पोषण अभियान इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपके इंपॉर्टेंट है, ये पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना दिया जाएगा 6 साल तक, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये भी कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना याद रखो कि हाँ भाई थोड़ा ये जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही, ठीक है, इंप्रूव की जा रही, इतना कोई याद नहीं करता है ना कोई इतना लिखता है, बस आपको लॉजिकल इससे क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज को क्या किया जा रहा है, इंप्रूव किया जा रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन पोर्टल को क्या करा जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और कितना खर्च कर रहे हैं, 2.23 लाख करोड़, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर ओनली,
अब आप मेंस लिखोगे तब तक बजट नया आ चुका होगा, नया बजट आ चुका होगा तो फिर, क्योंकि आपका, मेरे को नहीं लगता कि मेंस वो फैब से पहले ले पाएंगे, फैब के बाद ही लेंगे। ठीक है, तो अक्टूबर में अगर आपका प्रीलिम्स ले रहे हैं तो नवंबर दिसंबर जनवरी फैब, एक फैब के बाद ही लेंगे, तो एक फैब को नया बजट आ जाएगा। तो नया बजट आ जाएगा तो फिर अगर आपका मेंस लेंगे तो फिर नए बजट से रिलेटेड, क्योंकि तुरंत आपका नया नया बजट आएगा। मान लो आपको 15 फैब को पेपर होगा, तो बजट से दो चार क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बजट जो है आपका, वो आपका ये वाला प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका अगर जनवरी में ले लिया मेंस, तो यही बजट आपका मेंस में पूछेगा, तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो ये वाला डेटा चूज करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका मेंस कब होने वाला है। प्रीलिम्स की तो डेट उन्होंने दी है, वो भी टेंटेटिव है। मेंस का अभी थर्ड वेव भी आने वाली है, अब थर्ड वेव कब आएगी वी डोंट नो, थर्ड वेव क्या गुल खिलाएगी वी डोंट नो। थर्ड वेव आने के बाद चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो ये आपको इसमें पोषण वाला याद रखना है, ये वाली स्कीम आपको याद रखनी है। ठीक है, हेल्थ वेलनेस सेंटर को सपोर्ट दे रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पोर्टल को इम्प्रूव कर रहे हैं, और इतना आपका वो है। और ये बिल लाए, लेकिन अभी इसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर दिखा रहा है अलग अलग साल का, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। मैंने आपको बता दिया 2.5% होना चाहिए, वो डेटा आप याद रखें। अब देख लेते हैं ये पीएम भारत स्वस्थ आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना क्या है। ये भी वही है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जो आपकी हेल्थ केयर है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, और रूरल और अर्बन एरियाज में वही हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना है। तो देखते हैं क्या है। ये देखो आपका हेल्थ एंड वेलनेस जो आपका है, ये देखो पिछले साल का कितना था, काफी कम, उससे पिछले साल का और था। ये बड़ा क्यों है, इतना क्यों बड़ा है? आंखें खुली है थोड़ी सी। ठीक है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, स्वस्थ भारत स्कीम क्या है आपकी, ये इसी बजट में आई है तो इम्पोर्टेंट है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, यू हैव टू कोट दिस, यू हैव टू कोट आयुष्मान भारत, यू हैव टू कोट नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, that is also very important. You have to quote this, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम नहीं है ये। तो ये क्या करेगी, ये देखो जो आपका बोल्ड है वही आपको याद रखना है। पहला, डेवलप कैपेसिटीज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, पहला डेवलपिंग ए मॉडर्न इकोसिस्टम, किसके लिए, रिसर्च के लिए, टेस्टिंग के लिए एंड ट्रीटमेंट इन द कंट्री इटसेल्फ। अभी क्या होता है, एक तो आपको पता है कोरोना में आपने देखा होगा, कोविड के टाइम आपको टेस्ट कराने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दूसरा पैसा बहुत ले रहे थे, रिपोर्ट बहुत लेट दे रहे थे। ठीक है, ट्रैवल करना है किसी को, ठीक है, 3 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आई, तब तक तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अगर आपकी रिपोर्ट जल्दी आ जाए तो जल्दी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सब चीजें अभी नहीं है, तो इन सबको करने की जरूरत है। रिसर्च, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़े, इंडिया में हर चीज का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा, मॉडर्न इकोसिस्टम। अभी हम हेल्थ के मामले में काफी पीछे हैं। कि चाइना में कोविड आया, उसने कितनी जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया, इटली सब जगह पे कंट्रोल हो गया, हमारे यहाँ पे नहीं कर पाया। सेकंड वेव के बाद हमारी हालत खराब हो गई। अगर थर्ड वेव आई और वो उससे खतरनाक है तो और बुरा। सेकंड वेव में आपने देखा ना वेंटिलेटर्स थे, ना ऑक्सीजन था। क्यों? क्योंकि हम, हमारा क्या है, हम फायर फाइटिंग करते हैं आग लगने के बाद, आग लगने से पहले हम इतने इंतजाम करते हैं कि भाई आग लगे ही ना। ठीक है, तो इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कितना पैसा दिया गया है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये याद रखना है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। 3 पॉइंट कौन कौन से याद रखने, बजट कौन से में अनाउंस की गई है, 4 पॉइंट, कौन सी किसके लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कैपेसिटीज को अच्छा करने के लिए, एनहांस द कैपेसिटीज, मॉडर्न इकोसिस्टम, रिसर्च के लिए, टेस्टिंग के लिए और आपका ट्रीटमेंट के लिए। 6 साल इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, 2021-22 से चलेगी 6 साल तक, इससे 6 साल गिन लो, 6 ईयर, 2026 तक। ओके, आगे क्या है इसमें, थोड़ा से और पॉइंट है, वो आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ आपको याद रखने, पेपर में आएगा तो आपको लिखना ही है।
क्या करेगी? सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ, ये याद रखने की जरूरत नहीं ये डेटा, रूरल एंड अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है, और सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स। बस इतना हम देख चुके हैं यहाँ तक। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ कितना याद रखना है, सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स। कोई डेटा याद रखने की जरूरत, ठीक है। हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, बस इतना यहाँ तक। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ, अभी पढ़ाया था, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, डेटा को याद रखने की जरूरत है। एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल, अभी हमने जो पढ़ा वही सब चीजें करेगी। और हेल्प इन रोलिंग आउट द कोविड-19 वैक्सीनेशन, कितने पॉइंट आपको याद रखने इसके लिए। अगर पेपर में डायरेक्ट मेंस में यही सीधा पूछ ले तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, या फिर प्रीलिम्स में भी आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया कैसे याद रखना है। डेटा सारा निकाल दो, अब आपको समझ आना चाहिए कौन सी चीज काम की, कौन सी चीज काम की नहीं। हमारे लिए डेटा सिर्फ ये काम कर 2.23 लाख करोड़, और दूसरा 2.5% होना चाहिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता है दिक्कत यह है कि हमें ये नहीं पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, हमें ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। हम क्या है सब कुछ पढ़ते जाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि माइंड की कैपेसिटी तो लिमिटेड है। आप अगर उसमें सब चीजें इंफॉर्मेशन जितनी डालते जाओगे, बाकी जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं छुप जाएगी, फिर आपको वो रिकॉल नहीं होगी टाइम पे। और आपको बहुत पढ़ना है, आपको ऑप्शनल पढ़ना है, आपको 4 जीएस पेपर पढ़ने हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है आपको, सीसेट भी पढ़ना है आपको, बहुत कुछ पढ़ना है। तो क्या हम फालतू की चीजें अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कई लोग होशियार बनेंगे कि मैं तो डेटा याद करूंगा या करूंगी, कर लो भाई, करो। फिर क्या करोगे, ये वाला इधर लिख के आओगे, ये वाला इधर लिख के आओगे। तो बोलेगा एग्जामिनर बेवकूफ आदमी, डेटा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लिखा भी गलत है, काट देगा। बोलेगा ये स्मार्ट बंदा नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। वी नीड स्मार्ट ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो ये डेटा तो सिर्फ गवर्नमेंट ने दिया है दिखाने के लिए कि हाँ देखो हम कितने जगह पे, तो पेपर के लिए थोड़ी ना है। पेपर में तो आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि हाँ भाई रूरल एंड अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो सब कुछ किया जाए, ठीक है। तो ज्यादा होशियार बनने में क्या होता है कि आदमी फंस जाता है, ठीक है। हम सब कुछ याद नहीं रख सकते ना। अब ये देखो बजट में किस तरीके से दिखाया गया है, ये बजट में दिखाया, ये देखो पीआईबी डॉक्यूमेंट है, पीआईबी से वही चीजें दिखाई गई है, ये देखो आप, इंटीग्रेटेड क्रिटिकल, वही सब चीजें हैं। ओके, तो जो मैंने आपको बताया उतना याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग ऑफ एनसीडीसी, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, वही सब चीजें, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने वो समझाया वही आपके लिए बहुत, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट वाला डॉक्यूमेंट है, उसी को थोड़ा शॉर्ट करके वहां लिखा हुआ है। अब आ जाओ इंडस्ट्री और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ हो गया, हेल्थ हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाओ कि इंडस्ट्री में क्या करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया है। तो ये इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको अलग से मैंने काट दिया, इंडस्ट्री को अलग कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग कर दिया, देख लेते ये इंडस्ट्री है, ठीक। थोड़ी स्लाइड बड़ी दिखेगी उससे। पीएलआई लॉन्च किया गया है, दिस इज इम्पोर्टेंट, कितने के लिए? 13 सेक्टर्स, ये याद रखना है, ठीक है। पीएलआई लॉन्च किया गया है 13 सेक्टर्स। पीएलआई क्या होता है? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स।
इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किया गया है। पीएलआई का मेन एम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। पीएलआई क्या बोलता है? पीएलआई बोलता है कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, द मोर यू प्रोड्यूस, द मोर इंसेंटिव्स यू विल गेट। द मोर यू प्रोड्यूस, द मोर इंसेंटिव्स यू विल गेट। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज्यादा हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। अब ये इंसेंटिव्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपको टैक्स में रिबेट दी जा सकती है, आपके एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी नहीं लगाएंगे, एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर देंगे। कस्टम ड्यूटी लगती है तो एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर देंगे, या आपको लोन सस्ते दामों पर दिया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, 13 सेक्टर्स में इसको कर दिया, और उसके लिए कितना 1.9 लाख 7 करोड़ खर्चा करेगी गवर्नमेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए। तो ये जैसे हम क्लास में मैं बोलूँ ना कि अगर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मेरे साथ मैं कॉफी पिलाऊंगा या फिर पार्टी देगा, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। तो पहले ये एक सेक्टर के लिए शुरू किया गया, फिर 2 के लिए किया गया, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए, 13 सेक्टर्स के लिए शुरू कर दिया गया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। क्योंकि इसके बिना इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं हो सकता, जब तक आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे, लोग तभी प्रोडक्शन। द मोर यू प्रोड्यूस, द मोर यू एक्सपोर्ट, द मोर यू प्रोड्यूस द लेस यू इम्पोर्ट। तो उससे क्या होगा, आपका पैसा भी कमाओगे ज्यादा, चाइना पे भी डिपेंडेंस आपकी कम होगी। लेकिन मैं कब प्रोड्यूस करूंगा, जब मेरे को कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला जो आपका है वो काम करता है हमेशा। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के बेस पे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इतने साल राज किया। ठीक है, तो ये है आपकी पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, 13 सेक्टर के लिए। उसके लिए 5 साल तक के लिए पैसा दिया गया है, और इसका मेन एम है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। दैट इज दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो इन चीजों को, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेंस में अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड आता है, यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स। सेकंड है आपका एनआईपी प्रोजेक्ट्स। ये एनआईपी भी इंपॉर्टेंट है। एनआईपी इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखो पाइपलाइन वर्ड है ना, पाइपलाइन, पाइपलाइन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो। ठीक है, एक पाइप में आप बहुत सारी चीजें, बड़ा पाइप होगा, ठीक है, उससे बहुत सारा पानी भी आता है, तेल भी आ सकता है। पाइपलाइन का यहाँ पे मतलब है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ इसमें इंक्लूडेड है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो कितने प्रोजेक्ट है? 7400 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये किस किस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है आपके? एनर्जी से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, अर्बन से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड। मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। मैंने आपको पहले बताया था, जितना बेटर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही बेटर आप पे आपका क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमी होगी। हर चीज से आपकी रोड अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा आपका, एनर्जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाहर वालों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा एनर्जी के लिए।
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वो भी आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एनआईपी है। इसके लिए 102 करोड़ गवर्नमेंट ने सेक्शन करे थे। 102 करोड़, 102 लाख करोड़, नॉट करोड़, 102 लाख करोड़, 102 लाख करोड़ इसके लिए सैंक्शन किए, 102 लाख करोड़। ठीक है, और ये आपको 2024-25 तक, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है इंडिया। लेकिन ये तो इस साल का नहीं है एनआईपी, एनआईपी पिछले साल भी था एनआईपी। लेकिन इसका जो हमें नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा बीच में, लेकिन कोरोना आ भी गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बिना इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये एनआईपी जो है आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये आपको याद रखना क्या कि इसमें 102 लाख करोड़ दिए गए। 2024-25 ऑब्जेक्टिव क्या है, 2024-25 तक आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और इसमें कितने प्रोजेक्ट है, 7400 प्रोजेक्ट, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज योर इंटरेस्ट। हाँ हाँ, वो जो चीजें मैंने बोली वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का पार्ट बनाती है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का पार्ट बनाती है वो। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कम होगा। इसलिए ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहाँ मिलता है, सिर्फ डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आप क्लास पढ़ने जाते हो कहीं पे भी, अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, बेंचेस टूटी फूटी होंगी, बोर्ड पे टीचर लिख रहा है, आधा बोर्ड टूटा हुआ है या फिर घिसा हुआ है, लिख रहा है आधा आपको दिख रहा है आधा आपको नहीं दिख रहा, मजा आएगा पढ़ने में, नहीं आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, एसी लगे हुए हैं, अच्छे बेंचेस है, अच्छा बोर्ड है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप मन करेगा क्लास में जाने का। अगर हॉस्पिटल में आप गए, गंदा हॉस्पिटल है आधा, तो आप वैसे बीमार हो जाओगे। जैसे कभी, अभी तो खैर चलो साफ रहते हैं, इसको हटा रहा हूँ, इसको वो कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी आज से 7-8 साल पहले मैं कभी एसएमएस जाता था, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, बहुत बुरा हाल, मतलब यहाँ जमीन पे लेटे हुए हैं जितने पेशेंट है, ये बहुत बुरा हाल है। कोई अपने हाथ में लेके ग्लूकोज की बोतल खड़ा हुआ है। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। अभी कोरोना ने तो हमें और बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना क्या है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे क्राइसिस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसलिए हेल्थ और एजुकेशन पे जीडीपी का ज्यादा परसेंटेज आपको खर्च करना है। ठीक है, अब ये देखो सेक्टर वाइज शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड तो हम जीडीपी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि ये जीडीपी है, जीडीपी हम ग्रॉस वैल्यू एडेड से ही निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखने की जरूरत है डेटा कितना है, आपको ये याद रखना है। ये देखो, ये ग्रीन वाला आपका क्या दिखा रहा है, एग्रीकल्चर, ये आपका येलो वाला दिखा रहा है इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग, और जो आपका ये ब्लू वाला दिखा रहा है सर्विसेज। तो आप ये सारा डेटा याद रखने की जरूरत है। आप इतना याद रखो कि सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है आपका एग्रीकल्चर, सबसे कम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का हमारी जीडीपी में। सेकंड नंबर पे करता है आपका इंडस्ट्री, और जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो करता है सर्विसेज। आईटी, कम्युनिकेशन, शिपिंग इंडस्ट्री में हमारा बड़ा नाम है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम डायरेक्टली इस एग्रीकल्चर से किस पे जंप कर गए थे, सर्विसेज, इसको हमने बाईपास कर दिया। और सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव या तो एग्रीकल्चर है या फिर ये सर्विस इंडस्ट्री, इतनी लेबर इंटेंसिव नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो मिल सकता है जॉब। जैसे चाइना में आप कुछ भी बनाओ, मोबाइल बना सकते हो, लैपटॉप बना सकते हो, छोटी मोटी चीजें बना सकते हो,
तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग दैट इज लेबर इंटेंसिव। लेकिन हम क्या है, यहाँ से यहाँ जंप कर गए, इसी वजह से हमारे यहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। अगर हम पहले इससे इसमें जाते हैं फिर सर्विस में जाना होता, हर कोई डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है। मैन्युफैक्चर सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिर आपकी सर्विस। यही रीजन है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रहे और हमें सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको याद, ये इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कितना होता है मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, इस साल का कितना, अभी के लिए आपको कितना याद रखना है, सर्विसेज नंबर 1 पे सबसे ज्यादा सर्विसेज का होता है, फिर इंडस्ट्री का होता है, फिर एग्रीकल्चर का। जबकि सबसे ज्यादा लोग जो है वो, सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड किसमें, एग्रीकल्चर में, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ये एग्रीकल्चर वालों को किधर ट्रांसफर करना है, इधर। मैंने आपको बताया था एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बताया था ये टर्म। एक आपका छोटा सा फार्म, ये लैंड है फार्म, ठीक है, इस पे एक बंदा काम करेगा तो भी आपका ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फील्ड। ठीक है, एक अकेला भी करेगा तो उतना ही प्रोडक्शन। वहां पे आपके 3 एक्स्ट्रा कर रहे हैं घर वाले, 4 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 3 आइडल बैठे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो एक आदमी भी कर सकता है। तो ये 3 जो है इनको फ्री करो, इनको स्किल्स दो, स्किल इंडिया के थ्रू, और इनको कहाँ ट्रांसफर करो। तो ये जो आपके एग्रीकल्चर वाले हैं इनको या तो इधर ट्रांसफर करो, या थोड़ी और स्किल्स देके सर्विसेज में ट्रांसफर करो। आईटी वगैरह में आईपीओ वगैरह खोलो, ये आईपीओ क्या, बीपीओ वगैरह खोलो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। तो ये जो यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इसको खत्म करना, लेकिन उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, इनको स्किल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। आप देखोगे मेरे गांव में मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ना कि एक फील्ड पे एक आदमी काम कर रहा है और 3 लोग वहां बैठे हैं पेड़ की छांव में, आराम से ताश खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं। उनमें से फिर जब लंच का टाइम होता है एक जाएगा घर से खाना लेके आ जाएगा, फिर वो वहां बैठे रहे। अगर आप उनके घर की लेडीज को टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्री आप खोल दो, टेक्सटाइल में क्या है, घर पे भी आप काम करके दे सकते हो, अपने घर पे काम दो, आप उनको मशीन दे दो। ठीक है, सेविंग मशीन दे दो, वो घर पे काम करके, और आपको जो भी आप उनको काम दो डेली वो आपको काम करके वो ला के कंप्लीट करके दे दे, उनकी भी अर्निंग हो जाए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका खत्म हो जाए, और रूरल वुमेन का क्या हो जाए, एम्पावरमेंट भी हो जाए। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है आपका, वुमेन इसके लिए एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसी के लिए हम लेके आए ये मित्र, इसके टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, पीएलआई मैंने आपको समझा दिया, एनआई भी मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको याद रखना है कि भाई इन्होंने एक स्कीम शुरू करी है, मेगा इन्वेस्टमेंट। पहले क्या करते हैं ये, एनडीए क्या करती है, पहले एक नाम सोचती है, मतलब पहले एक वो करती है, एक अच्छा सा हिंदी का नाम, ठीक है, मित्र, फिर उसको इंग्लिश में लिखते हैं मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क, मतलब जोड़ तोड़ करके। मित्र, मित्र है आपकी मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, जैसे आपका, अगर आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ी होगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पढ़ाऊंगा, आपको नहीं पढ़ी तो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम क्या बनाते हैं, मेगा फूड पार्क्स, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज होती है। एक ही जगह पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी प्रोसेसिंग, मेगा फूड। ऐसे आपके मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसका सीधा सा क्या है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल चैंपियंस इन टेक्सटाइल सेक्टर लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ 7 टेक्सटाइल पार्क्स ओवर 3 years। हर जगह पे आप क्या है, इस तरह की टेक्सटाइल, जैसे आपके नॉर्मल पार्क होते हैं यहाँ पे आप घूमते फिरते हो, ऐसे टेक्सटाइल पार्क बना दो जहाँ पे रूरल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनका एम्पावरमेंट।
क्योंकि वो घर से आपका थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आ सकती है, वो फ्री होती है। अर्बन में तो चलो ठीक है, वो इधर उधर जॉब से वो कर रही है, लेकिन रूरल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और वहां पे सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है, टेक्सटाइल, क्योंकि सिलाई कढ़ाई का काम कोई भी कर सकता है। तो उनका भी क्या हो जाएगा, एम्पावरमेंट हो जाएगा। ठीक है, उनको जॉब्स भी मिल जाएगी, उनको पैसा भी मिल जाएगा, उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ जाएगी, पति भी कमाएगा। और कभी आपका ऐसा हुआ ड्रॉट आ गया, फ्लड्स आ गए, उस समय पे क्या है, अगर वहां से एग्रीकल्चर से कमाई नहीं होती तो यहाँ से कमाई होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत उनको स्किल्स देके, सिलाई कढ़ाई तो सबको ही आती है। तो टेक्सटाइल जो है आपका, भीलवाड़ा है हमारे यहाँ पे, भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा है। उसको टेक्सटाइल वो बोलते हैं, टेक्सटाइल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, टेक्सटाइल डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है कि हर घर से कोई ना कोई काम करता है, लोग भी करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ वीमेन काम करेगी, मैन भी कर सकते हैं, आदमी भी अच्छे होते हैं, ठीक है, सिलाई कढ़ाई वो भी करते हैं, तो सबके लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो टेक्सटाइल पार्क्स मेगा, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, जब बनेगा तब पता चलेगा कहाँ क्या बना है, लेकिन अभी के लिए मित्र स्कीम आपको याद रखनी है। पेपर में ये पूछेगा मित्र स्कीम इज रिलेटेड टू, ऑप्शन देगा टेक्सटाइल और ये फालतू 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 के तरह। तो मित्र स्कीम आपको फुल देख के नहीं लगता है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ठीक है, मित्र में कुछ उसको दे दिया कि भाई टू मेक गुड रिलेशन विद पाकिस्तान चाइना, इस तरह के ऑप्शन दे दिए, तो आपको लगेगा मित्र स्कीम इससे रिलेटेड हो सकती है, लेकिन मित्र स्कीम किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल से। ठीक है, तो पेपर के लिए आपको याद रखनी है मित्र स्कीम। नहीं, एसएचजी के लिए तो पहले से ही है ना आपका, एसएचजी को तो हम कम उस पर देते हैं। एसएचजी के लिए हमने बहुत सारे वो विलेज स्टोरेज स्कीम वगैरह चलाई थी लास्ट ईयर के बजट में। ठीक है, लास्ट ईयर के बजट में काफी स्कीम चलाई थी एसएचजी के लिए। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट ईयर के बजट का जब थोड़ा बहुत हम स्कीम देखेंगे तब देखेंगे, विलेज स्टोरेज वगैरह चलाई। ठीक है, एसएचजी को तो प्रमोट करती है गवर्नमेंट, उसके लिए बजट में कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है। एसएचजी को हमेशा प्रमोट करती है, उनको लोन भी आपको सबसे सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड क्लियर, आपको पीएलआई क्लियर, आपको एनआईपी क्लियर, आपको जीबीए क्लियर। जीडीपी जब कैलकुलेट, आप ये समझ लो कि जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो इसी के हेल्प से करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ये एक मेथड है ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मेथड, उससे करते हैं, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है। ठीक है, ये आपको अलग अलग ईयर के वो दिखा के बताया गया। ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है, देखो कांस्टेंट सा ही रह रहा है एग्रीकल्चर से, देखो आप। और इसका भी देखो, जबकि हमारा ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पॉपुलेशन काम कर रही है उस हिसाब से ये ज्यादा होना चाहिए, 50% के आसपास पॉपुलेशन काम कर रही है। तो आपको इसको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है, या फिर आपको इसको सर्विसेज में लेके जाना है, जो आपके डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। फिर मित्र स्कीम आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ये इंडस्ट्री आपको क्लियर है। अब ऐसे क्या है, आपको याद भी रहेगा इनसे ग्राफ की। किसी कोई डाउट हो तो क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, क्लियर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा नहीं, आपका ये दिखाया गया है कि हम पर डे कितनी रोड बना रहे हैं, कितने किलोमीटर रोड बना रहे हैं। ठीक है, पर डे, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे पेपर में, पर डे कितनी रोड बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, उसकी स्लाइड्स मैंने बनाई हुई है, जब स्कीम्स पढ़ाऊंगा तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़ा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सड़क अच्छी नहीं होगी तब तक ना तो आपका ई नैम काम करेगा, और ई नैम के साथ एक और स्कीम है, ग्राम्स। ग्राम्स क्या है, ग्रामीण एग्रीकल्चर रूरल मार्केट। देखो सीधी सी बात है, अगर सड़कें कहीं पे नहीं है तो आपके लिए मैं बोलूँ, आपने अमेजन या फिर आपने मान लो फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई सामान बुक किया, वो आपके घर तक पहुंचा पाएगा नहीं। तो अगर ई नैम आपने चला दिया, ई नैम से आपने क्या किया, किसान को जोड़ दिया डायरेक्टली या फिर ग्राम के थ्रू जोड़ दिया। ठीक है, दोनों यही है कि किसान को डायरेक्टली आप जोड़ रहे हो। यहाँ पे मैं बैठा हूँ कस्टमर, मैंने वो ऑनलाइन जाके किसान का सामान खरीदा था, अब मुझे लाना तो पड़ेगा उसके घर से जाके। तो मैं कैसे जाऊंगा, सड़क ही नहीं होगी तो, और मैं क्यों खरीदूंगा अगर वहां पे सड़क नहीं होगी।
अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे सड़क नहीं है, अमेजन वाले को पता है कि यहाँ पे नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बोल नहीं देगा कि डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल एट दिस लोकेशन। तो सड़क तो बहुत जरूरी है ना, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो रोड बनाई जा रही है हर जगह पे। जो आपके अनकनेक्टेड विलेजेस है उन सबको कनेक्ट किया जा रहा है, तभी आपका ये ग्राम और ई नैम आपका सक्सेसफुल हो सकता है। अगर कोई बीमार हो गया उसको कैसे हॉस्पिटल लेके जाओगे, सड़क नहीं है तो। कल मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें भी यही सब चीजें दिखाई गई। सड़क बहुत जरूरी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर बिजली आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, पावर कट रहता है हमेशा, कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो बहुत बहुत जरूरी है चीजें, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रोड आपकी बना रहे हैं, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बन रही है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सबको कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही हम एक हमारा एक और प्रोजेक्ट है भारत माला, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक सागर माला है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये न्यूज में रहता है हमेशा, सागर माला तो हमेशा न्यूज में रहता है। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सागर माला हमने किसको किसका जवाब दिया है? मैरी टाइम सिल्क रूट का, चाइना ने। लेकिन चाइना ने एमएसआर को बहुत डेवलप कर लिया, अपने मैरी टाइम सिल्क रूट को। हम सागर माला में अभी तक कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं। ये आपका बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच गया एमएसआर, मैरी टाइम सिल्क रूट, इसने तो काफी चीजें आपकी कनेक्ट कर दी। हम नहीं कर पाए सागर माला। अभी भी जो आपका मैरी टाइम, अगर आप देखो मैरी टाइम सिक्योरिटी के मामले में चाइना बहुत आगे है हमसे। अभी एक आर्टिकल आया था तो 2-3 दिन पहले, किसमें, इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत अच्छा आर्टिकल था। इंडिया और चाइना की मैरीटाइम, उसको उसने सिक्योरिटी को उसने कंपेयर किया। ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल था। तो इंडिया को तो अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो सागर वाला भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत माला भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये आपका किससे रिलेटेड है? मैरी टाइम से। और ये आपका रोड, ठीक है, रोड डेवलपमेंट, सारी जितने बॉर्डर एरियाज है सबको कनेक्ट करना। तो ये आपका बजट के हिसाब से ये बोला गया है, तो ये रोड कंस्ट्रक्शन पर इन किलोमीटर पर डे। ठीक है, तो वो आपका दिखाएगा किस साल में कितनी, इस साल 12 किलोमीटर करी, इधर 17, इधर यहाँ पे थोड़ी कम हो गई। ठीक है, कोरोना की वजह से। फिर रेल प्लान, रेल के लिए क्या कर रहे हैं? aims at developing adequate rail infrastructure by 2030 to cater to the projected traffic requirement up to 2050। मतलब रेलवे, आपको रेलवे लाइन बिछानी है, क्योंकि ये देखो 2050 तक पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, ताकि आपका प्रोजेक्टेड ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रेलवे पॉपुलेशन बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, आप अगर रेलवे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं करोगे तो पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 ही ट्रैक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, कैसे क्रॉस करवाओगे? फिर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे सिंगल लाइन है वहां पे डबल लाइन करो। पहले ऐसा ही होता था, अभी आपके टाइम पे तो नहीं है, अभी क्या है, ट्रेन इतना टाइम नहीं लेती है, ट्रेन लेट नहीं होती है। आज से 7-8 साल पहले क्या था, एक सिंगल लाइन ही होती थी, वहां पे इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से, उस ट्रेन को यहाँ पे रोक देते थे आउटर पे, इस ट्रेन को इधर से पास कराते थे, फिर इस ट्रेन को इस पे लाते थे। बीच में होता है पास कराने के लिए, तो ये तब तक इसको वेट करना पड़ता था जब तक ये इसको पास नहीं कर जाती। फिर जब वो एक या फिर इसके आगे कोई ट्रेन है उसको एक स्टेशन आगे पहुंचाते, फिर इसको चलाते, काफी डिले होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सही करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और साथ में आपको, जो आपको पता है रेलवे में जो फ्राइट ट्रेन होती हैं, गुड्स ट्रेन, मैंने आपको समझाया भी था, वो अच्छा कमा के देती हैं, तो उनका शेयर बढ़ाने की जरूरत है। अभी 27% है। ठीक है, रेलवे का उसको कितना करना है? 45%। कि वहां पे रेलवे को फायदा ही फायदा होता है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, ताकि वो आपकी जो भी आपका प्रोजेक्टेड ट्रैफिक है उसको क्या कर सके, वो हैंडल कर सके। और साथ में आपका फ्लीट का जो है परसेंटेज बढ़ाना है। अभी 27% है उसका शेयर, उसको कितना करना है? 45%। ठीक है, क्योंकि आपको जो गुड्स ट्रेन होती है वो बहुत पैसा कमा के देती है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। रेलवे पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग। देखो आप याद रखना, अगर नया बजट नहीं आया और उससे पहले आपका मेंस हुआ, कोई भी क्वेश्चन पूछा आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, यू हैव टू कोट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम बजट।
क्योंकि जो आपका चेकर होगा वो ये चीजें ढूंढेगा कि इसने बजट पढ़ा है नहीं पढ़ा, उससे इसने चीजें कोट करी नहीं करी। फिर आप विजन कितना ही पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, आपने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन बजट का आपने नाम लेके कोट नहीं करा, यू विल नॉट गेट। इसलिए मैंने ये आपके लिए ये मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका बाई चांस मेंस आपका फेब से पहले हो गया, हो भी सकता है अक्टूबर में प्रीलिम्स हो गया, तो हो सकता है जनवरी में वो आपका मेंस ले। अगर जनवरी में मेंस लिया और अगर मान लो 10th फेब तक भी लिया, तो पेपर तो जनवरी में सेट हो गया हो, तो उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए अब ये वाली स्लाइड भी देख लो। इसको मैंने अलग नहीं किया है, ठीक है, ये एक ही में पढ़ लो। ब्रॉड गेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, ब्रॉड गेज रूट्स का 2023 तक। आपने देखा होगा एक ट्रेन डीजल से चलती है, एक ट्रेन आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ऊपर देखा होगा आपने वायर से कनेक्शन बना रहता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन आपका करेंगे तो इलेक्ट्रिक से जो ट्रेन चलती है उसमें कोई आपका पोल्यूशन नहीं होता, साथ में वो ज्यादा स्पीड पे भी चल पाती है। ठीक है, जो आपने देखा होगा कोटा वाला जो रूट है उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है, तो सारी जगहों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे 2023। तो सबसे बड़ा फायदा ब्रॉड गेज वाला। दो तरह की होती है, एक मीटर गेज होती है। मीटर गेज जब 1 मीटर विड्थ होती है उसकी, ब्रॉड गेज उससे बड़ी होती है। 3 तरह की रेलवे लाइन होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और सबसे छोटी होती है नैरो गेज। नैरो गेज 1 मीटर से कम होती है, ब्रॉड गेज 1 मीटर से ज्यादा होती है। 1 मीटर जो होती है उसे मीटर गेज कहते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे नैरो गेज हुआ करती है। देखो नैरो गेज की विड्थ बहुत कम है, अब विड्थ कम है तो उस पर आप ज्यादा स्पीड से नहीं चला सकते, टॉपल कर सकते हैं। उसको बढ़ा के हमने मीटर गेज किया, और मीटर गेज पे भी आप ज्यादा स्पीड नहीं दे सकते क्योंकि उस पर भी टॉपल। अब आपने क्या कर दिया, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में आप स्पीड से चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको वो सपोर्ट दे देगी। ठीक है, जैसे आपकी कोई छोटी गाड़ी है और वो ऊंची है तो उसके पलटने के ज्यादा चांस, जैसे वैगन आर। कोई गाड़ी आपकी चौड़ी है, लंबी है, वो सड़क से चिपक के चलती है, वो आपके पलटने के चांसेस कम है, वो स्किड नहीं करेगी। तो यही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। तो जो मीटर गेज वाली थी उसको आप सब चेंज करके ब्रॉड गेज। अभी भी आपको नैरो गेज कई जगह पे मिल जाएगी, जैसे नैरो गेज एक फेमस जगह पे सांबर, एक सांबर लेक है राजस्थान में। ये रामसर साइट है, आपके J&K में भी काफी रामसर साइट है, दिस इज ए रामसर साइट। ठीक है, तो रामसर साइट है सांबर लेक। यहाँ से जो आपका जितना भी सॉल्ट, यहाँ सॉल्ट मैन्युफैक्चर, सॉल्ट जो भी आता है जाता है वो इस नैरो गेज के थ्रू, वहाँ नैरो गेज। अभी भी वहां जाओगे आपको नैरो गेज और, लेकिन ज्यादातर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ब्रॉड गेज। ठीक है, तो ब्रॉड गेज बना रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको ट्रेन में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करना है। ठीक है, लॉन्च करेंगे अपने यहीं पे बना हुआ, अभी हम बाहर से लेके आते हैं, अभी यहीं पे बना हुआ आप इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ये 2 पॉइंट याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे और प्रोटेक्शन सिस्टम अपना इंडिजीनियसली। ठीक है, फिर इतनी हमने एनर्जी ऐड करी, ये कोई काम का नहीं है, 139 गीगावाट। ठीक है, फिर हमने एक चीज है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको किससे आपने कर दिया, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट लिख दो। ठीक है, मतलब जो डिस्कॉम्स अच्छा काम करेंगी, ठीक है, उनको आप लोन दे सकते हो। ठीक है, जो पावर कंपनीज आपकी प्रोड्यूस करती है वो कम पॉल्यूशन करके प्रोड्यूस कर रही है, उनको आप कुछ रिबेट दे सकते हो, लोन में कुछ फायदा दे सकते हो। ठीक है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा, तब लॉन्च किया जाएगा, तब की तब देखेंगे, अभी कुछ लॉन्च नहीं किया गया। हमारे लिए काम का ये। ठीक है, पीपीपी मॉडल यूटिलाइज किया जाएगा। अभी क्या है, गवर्नमेंट अकेली तो देख नहीं सकती सारे मेजर कोर्स का, गवर्नमेंट के पास पैसा कभी काफी लिमिटेड है। तो पीपीपी
public private partnership mode to be utilized for managing operational services of major ports. जैसे अभी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट दे दिया ना पीपीपी मॉडल पे, ऐसे ही आपके एयरपोर्ट आप पोर्ट्स भी दिए जाएंगे पीपीपी मॉडल। ठीक है, पीपीपी मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल कर सके। फिर क्या है, पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज में हमने क्या किया, सब्सिडी सपोर्ट टू प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स। ये फ्लैगिंग क्या होता है, क्या होता है, मर्चेंट शिप्स जो सामान ट्रांसफर करते हैं इधर का उधर, मर्चेंट शिप्स को अगर दूसरी कंट्री में जाना है, एक कंट्री के मर्चेंट शिप को दूसरी कंट्री में जाना है तो उसको वहां पे रजिस्टर कराना पड़ता है, अदरवाइज उसकी एंट्री वहां नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो उसकी सॉवरेनिटी है, उसके एरिया में वो एंटर नहीं होने दिया जाए। तो अगर मैं फ्लैगिंग कर दूं, किसी मर्चेंट शिप को फ्लैग कर दूं, तो फ्लैग करने का मतलब है कि वो मेरी कंट्री में आराम से आ सकता है, रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, कई बार डिले हो जाता है। तो फ्लैग अगर मैंने कर दिया तो उससे क्या होगा, मर्चेंट शिप ज्यादा से ज्यादा मेरी कंट्री में आ सकता है, आसानी से सामान इधर से उधर जा सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी सपोर्ट दे रही है ताकि आसानी से फ्लैगिंग हो सके। ठीक है, फिर क्या किया है, उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम मैं आपको पढ़ा दूंगा, किसके लिए, एलपीजी देने के लिए। उज्ज्वला स्कीम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझो, उज्ज्वला स्कीम क्यों चलाई गई, क्योंकि आपके जो विलेजेस हैं वो आपके फायरवुड का इस्तेमाल करते थे, उसको लाने के लिए आपको जो घर की महिलाएं थी उनको जाना पड़ता था। ठीक है, बाहर से लेके आती थी, उसमें काफी टाइम वेस्ट होता था। ठीक है, फिर कई बार आप बाहर जाते हो फायरवुड वगैरह इकट्ठी करने, सांप वाप काट लेता है कोई, आपको दूसरा जानवर मिल जाता था, वो भी दिक्कत थी। फिर पॉल्यूशन इससे बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, फायरवुड से। तो इसलिए उनके लिए ये उज्ज्वला स्कीम लेके आया था। इससे इतना पॉल्यूशन होता था कि आपका 100 सिगरेट के बराबर कंज्यूम कर लेती थी। ठीक है, तो इसके लिए हम उज्ज्वला स्कीम लेके आए। अब ये उज्ज्वला स्कीम में वापस से 1 करोड़ बेनिफिशियरी को और हम वो करेंगे इंक्लूड। क्या है उज्ज्वला स्कीम आगे देखेंगे, एलपीजी के लिए, रूरल हाउस होल्ड को एलपीजी देने के लिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम पे। ठीक है, सिटीज में क्या होता है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है पाइपलाइन के थ्रू, तो 100 मोर सिटीज को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर बनाया जाएगा। ठीक है, जो एक ही इंडिपेंडेंट गैस ऑपरेटर वो सारा देखेगा, गैस की सप्लाई वगैरह, वो जब बनाया जाएगा तब देखेंगे। इसमें हमारे काम का क्या है, उज्ज्वला स्कीम। फिर आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग कौन देगा, तो उसके लिए एक बिल लेके आएंगे, डीएफआई बनाया जाएगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पहले खत्म कर दिए गए थे, डीएफआई। नरसिम्हन कमेटी ने क्या बोला था, या तो बैंक्स होंगे या एनबीएफसी होंगे, लेकिन अब डीएफआई बनाए जाएंगे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो क्या देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। दूसरा गवर्नमेंट क्या कर रही है, दिस इज इंपोर्टेंट पॉइंट, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ ब्राउन फील्ड इंफ्रा एसेट्स। ठीक है, तो 2 तरह के आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है आपका ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीन फील्ड वो होते हैं जो आप स्क्रैच से डेवलप करते हो। जैसे मुझे गवर्नमेंट ने कहीं जमीन दे दी, बोले इस पे जो बनाना है बनाओ, तो दैट इज ग्रीन फील्ड। मैं एयरपोर्ट बनाता हूँ वहाँ पे, कुछ भी बनाता हूँ वहाँ पे, कोई इंडस्ट्री। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब विच आर डेवलप फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से। ब्राउन फील्ड होते हैं ऑलरेडी बिल्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो पहले से बने हुए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, रोड, हाईवेज में। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनका जो ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे हाईवेज, इनका क्या कर रही है, मोनेटाइजेशन। कैसे,
गवर्नमेंट ने बनाया हाईवे, 1 साल तक उसको चलाया, ठीक है, 1 साल तक देखा उसको, ठीक है, 1 साल के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया किसी प्राइवेट पार्टी को, प्राइवेट प्लेयर, और उसको क्या बोला, कौन से मॉडल में, टीओटी मॉडल में, ये भी इन्वेस्टमेंट मॉडल है। गवर्नमेंट ने बना दिया, उसको दे दिया, अब वो उस पर क्या करेगा, टूल लेगा, उसको ऑपरेट करेगा, मेंटेनेंस वगैरह वो देखेगा, और कुछ टाइम के लिए, 20 साल के लिए जब मान लो, उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगा वापस। तो 20 साल तक वो जितना टोल ले रहा है उस पर गवर्नमेंट को हिस्सा देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बना के दिया है। तो जो गवर्नमेंट ने जितने हाईवे बनाए थे उनका मोनेटाइजेशन करेगी, ठीक है, यानी वहां पे टोल देगी, ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, दिस इज नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ ब्राउनफील्ड इंफ्रा एसेट्स। वो प्राइवेट पार्टी को देगी, जैसे मान लो कहीं पे कार पार्किंग है, गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ठीक है, वहां पे फ्री है कार पार्किंग, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी प्राइवेट पार्टी को देगी कि भाई तू ले इस पे अपना कार पार्किंग ले, 20 साल तक ले, मुझे पैसा दे, उसके बाद वापस मुझे ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एसेट्स का मोनेटाइजेशन करेगी, दिस इज नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ इंफ्रा एसेट्स, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके आगे क्या बचा है आपका, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ये अलग अलग पड़ेगा। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ह्यूमन कैपिटल, फिस्कल पोजीशन, टैक्स प्रपोजल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास स्कीम पढ़ेंगे, उसमें कहाँ से आता है कहाँ जाता है, बजट देखेंगे कितना पैसा आया कितना गया, फिर एलोकेशन टू मेजर स्कीम देखेंगे, मेजर एलोकेशन देखेंगे, पीएम किसान देखेंगे, फिर थैंक यू उसके बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क।